हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सोमानी। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने कॉस्ट शीट के जो क्वेश्चंस थे, ओके 1 2 3 4 5 6 7 सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया था। और ये वाले वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अब क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसा कि मैंने बोल दिया था पहले वाले वीडियो में कि हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग से। क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसा समझो कि जो कॉस्ट शीट था उससे कुछ तो ऐसा लिंक है उसका, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या शुरू करने वाले हैं आज, प्रोसेस कॉस्टिंग। पहले प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है और उसकी क्या क्या टर्म्स है, वो कैसा काम करता है, पहले वो सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आज। ओके, तो इन्होंने दो टॉपिक्स को एक साथ कवर किया है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। फर्स्ट थिंग हम फ्लो देखते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का फ्लो कैसा होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग के फ्लो में क्या होता है ना, देखो यहां पर आता है हमारा रॉ मटेरियल। कोई भी चीज को अगर मैन्युफैक्चर करना है, कोई भी चीज को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो क्या लगेगा हमको, पहले रॉ मटेरियल। हम एग्जाम्पल कंसिडर करने वाले यहाँ पे क्लॉथ का, ठीक है। क्लॉथ कैसा बनता है, क्लॉथ का रॉ मटेरियल क्या रहेगा, कॉटन। एम आई राइट? क्लॉथ का रॉ मटेरियल क्या रहेगा, कॉटन। कॉटन हम लोग खरीदने वाले, या तो खेत में बोलो उसको या तो खरीद लो। खरीदा है तो उसका प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ठीक है। और एडिशनल कुछ जो भी एक्सपेंसेस है जो हमने कॉस्ट शीट में देखे थे वो वाले सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल जाएगा अभी कहाँ पे, फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल जाएगा फैक्ट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे होती है, कहां पर, फैक्ट्री में। अब क्या होता है, हमने कॉस्ट शीट में बोला था यहां पर क्या लगेंगे, एक्सपेंस लगेंगे। कॉस्ट शीट में बोला था यहां पर कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे, उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे। और हमने क्या बोला था, फैक्ट्री में क्या जमता है, WIP। WIP होता है मशीन्स में कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी रहेंगे, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे उसको, और फिर एंड में जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। और फिर जो ओपनिंग हमने ऐड किया था, फिर क्लोजिंग लेस किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो फिगर आई थी ये क्या थी, फिनिश प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स। वो जो बन गया फिर वो क्या है, फिनिश गुड्स। ओके, तो फैक्ट्री में क्या होता है ना, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। सपोज फैक्ट्री में 2-3 प्रोसेसेस हो रही है, ठीक है। और ये 3 प्रोसेस से गुजरने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगा, फिर यहां से गुड्स प्रोसेस होके यहां पर जाएगा, यहां से प्रोसेस होके यहां पर जाएगा। और इनको क्या बोलते हैं हम, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, कंटिन्यूअस प्रोसेस होने के बाद यहां पर कुछ खर्चा आएगा, यहां पर कुछ खर्चा आएगा, यहां पर कुछ खर्चा आएगा, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। उसके बाद में देखो हम पूरा थ्रेड ऐसा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, बट उसके पहले एक फ्लो समझा रही हूँ कैसा जाएगा वो। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब यहाँ के बिना यहाँ प्रोडक्ट नहीं जा सकता और यहाँ के बिना यहाँ प्रोडक्ट नहीं जा सकता। एक फ्लो में चलता है ये, और हर जगह की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, फिर जब यहाँ पर ये हमको फिनिश गुड्स मिल गया, ठीक है, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP करने के बाद यहाँ पर ये जो फिनिश गुड्स हमको मिल गया अभी, अब ये फिनिश गुड्स कहाँ जाता है, ऑफिस वाले गोडाउन में जाता है, ठीक है। ऑफिस वाले गोडाउन में गया। यहाँ पर भी हमने बोला था कुछ एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। ऐसा सेम ढांचा हमने कहाँ बनाया था, कॉस्ट शीट में, है ना। एक स्टोरी लाइन देखी थी कि वो रॉ मटेरियल आएगा, फिर वो फैक्ट्री में जाएगा, फिर वो ऑफिस में जाएगा, और फिर ये जो ऑफिस में से ये जाएगा किसके पास, कस्टमर के पास। कस्टमर के पास जाएगा, डायरेक्टली जाएगा क्या, नहीं। देखो फैक्ट्री से क्या होता है ना, फ्लो कैसा होता है, होलसेलर्स के पास जाता है। ये पहले जाता है होलसेलर्स के पास, फिर होलसेलर से जाता है वो ट्रेडर्स के पास, और फिर ट्रेडर्स से वो जाता है कस्टमर के पास, ठीक है। ये पूरा फ्लो होता है। मतलब फैक्ट्री में जो कुछ गुड्स बनेगा, समझो फैक्ट्री में ये गुड्स बन गया ₹10 का,
फिर ये होलसेलर को बेचेगा 11.5 में। ओके, फिर ये होलसेलर क्या करेगा, अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ये इसको बेचेगा 12 रुपए में। ठीक है, और ट्रेडर भी अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ये बेचेगा इसको रुपीज 12.75 में। ठीक है, 12.75 में। मे बी ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हो सकता है या फिर टैक्सेस इस पे लगा के बेचेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फ्लो इज डन। तो ये है पूरा फ्लो। किस चीज का फ्लो है ये, कैसा प्रोसीजर होता है, देखना है तो देख लो एक बार। ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो था क्या, वो था एकदम बर्ड आई व्यू। ठीक है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में गया, उसके बाद फैक्ट्री में कुछ फिनिश गुड्स बने और वो गए ऑफिस में। अब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डिटेल में फैक्ट्री में जो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 होती है ना, वो कैसी होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं थ्रेड बनने का या क्लॉथ बनने का। ठीक है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगने वाला है हमको, कॉटन। कॉटन इज द रॉ मटेरियल टू मेक द थ्रेड और क्लॉथ। कॉटन आया, कॉटन पे अब कुछ प्रोसेस हो रहा है, वो बन जाएगा फिर थ्रेड। उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेड बनाने का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट प्रोसेस है। उसमें हमने बोला देखो कुछ तो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लग रहे हैं। यहाँ पर हर एक प्रोसेस में ऐसा चलते जाएगा, रॉ मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड्स लग रहा है। लेबर लोग कौन, ये जो थ्रेड को बनाएंगे ना, अभी करेंगे, मशीन को चलाने का कुछ तो ओवरहेड का खर्चा, ऐसा सब लगता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉटन से थ्रेड बन गया। अब जो थ्रेड रहेगा वो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, थ्रेड क्या है, वो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर जो ओपनिंग, ये जो मटेरियल रहेगा यहाँ पर, ये क्या रहेगा, कॉटन। कॉटन से यहाँ पर बन गया ये थ्रेड, कॉटन से यहाँ पर ये बन गया थ्रेड। जो बन गया वो जाएगा ट्रांसफर में, ट्रांसफर हो जाएगा अगले प्रोसेस में, और जो बच गया वो रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। कॉटन का ही क्लोजिंग स्टॉक, कॉटन का क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 हो गया, प्रोसेस 1 में थ्रेड बन गया, थ्रेड बन गया, वो आ रहा है प्रोसेस 2 में। क्या बनने के लिए, थ्रेड क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा अभी, है ना। धागा आया है, धागे को क्लॉथ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसके लिए रॉ मटेरियल क्या रहेगा, यहाँ पर जो भी प्रोसेस 1 से जो ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस 2 में, वो इसके लिए रहेगा क्या, इनपुट। वो इसके लिए रहेगा इनपुट। यहां पर भी कुछ तो इनडायरेक्ट लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स लगेंगे। फिर जो यहां पर आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ट्रांसफर थर्ड वाले प्रोसेस में। थर्ड वाले प्रोसेस में वो ट्रांसफर हो जाएगा। क्या ट्रांसफर होगा, क्लॉथ, है ना। थ्रेड का क्लॉथ बन गया, क्लॉथ जाने वाला है अगले प्रोसेस में, और यहां पर इनपुट क्या आया, थ्रेड। थ्रेड आया, ये देखो ये थ्रेड आया यहां पर। ठीक है, अब ये जा रहा है, ये जो हमने यहां पर बोला ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, ये जा रहा है नेक्स्ट प्रोसेस में। क्या जा रहा है, क्लॉथ। ठीक है, ये गया अगले प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, क्लॉथ का जो बन गया, अब उसको क्या करना है, डाइंग। डाइंग मतलब कलरफुल बनाना है अभी उसको, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, उसको कलर करके फिर वो ऐसा बड़ा सा कपड़ा बनता है जो अब किसके पास जाएगा, होलसेलर्स के पास। तो उसको क्या बोलेंगे, फिर जो डाइंग के बाद क्लॉथ बनेगा उसको बोलेंगे फिनिश्ड स्टॉक। उसको क्या बोलेंगे, फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश्ड स्टॉक कहां पर ट्रांसफर होगा, हमारे ऑफिस के गोडाउन में। ऑफिस के गोडाउन में, जहां से ये सेल होगा। ऊपर हमने जो ये प्रोसीजर डिस्कस किया ना, यहाँ पर ये देखो, ऑफिस से होलसेलर के पास, होलसेलर से ट्रेडर्स के पास, ट्रेडर्स से कस्टमर्स के पास। तो इस तरीके से ये फ्लो काम करेगा। डू यू सी दिस, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, कॉटन से बन रहा है थ्रेड। यहाँ पर हो गया ये जो प्रोसेस में यहाँ पर थ्रेड बना वो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस 2 में, वहां पर उसके लिए वो बन जाएगा इनपुट, और उसका आउटपुट क्या बनेगा फिर, क्लॉथ। ओके, तो क्लॉथ फिर कहां जाएगा, प्रोसेस 3 में। वो जाएगा प्रोसेस 3 में। प्रोसेस 3 में उस पर जब डाइंग होगी तो वो क्या बन जाएगा फिर, फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक जाएगा फिर ऑफिस के गोडाउन में, और वो हो जाएगा फिर सेल। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये है पूरा क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग।
इस तरीके से ये सारे अकाउंट्स हमको बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक और चीज है, मैं बता देती हूँ वो आपको। क्या हो सकता है, एक तो नॉर्मल लॉस हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, नॉर्मल गेन नहीं बोल सकते, ठीक है, नॉर्मल गेन नहीं, एबनॉर्मल गेन हो सकता है, एबनॉर्मल गेन हो सकता है। ये सारे टर्म्स को मैं अभी थ्योरी में डिस्कस करने वाली हूँ। बस अभी के लिए ध्यान में रख लो कि ये सारे प्रोसीजर में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी होता है। देखो, रॉ मटेरियल जब हमारे फैक्ट्री में आता है, ठीक है, तो कुछ खराब हुआ होता है तो उसको क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हम मान के चलते कि उतना होने वाला है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं पर वो नॉर्मल लॉस के भी ऊपर का लॉस हो गया। अवॉइड कर सकते हैं पर फिर भी लॉस हो गया, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अरे यार, ये एबनॉर्मल लॉस हो रहा है ना, प्लीज ये मत करो। नॉर्मल लॉस तो क्या है, वो अनअवॉइडेबल है, वो तो होने ही वाला है। और एबनॉर्मल गेन को मैं डिटेल में नीचे डिस्कस करूंगी। एक बार मैंने इसको ब्रीफली समझा दिया यहाँ पर। सो ऑल दीज आर द टर्म्स used here in this process costing। ये कुछ ऐसा दिखेगा जब आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस, दिस इज हाउ इट विल लुक। एक बार देख लो, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। Process costing is that aspect of operating costing which is used to ascertain the cost of the product at each process or stage of manufacture। Each process हमने बोला ना, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। उसके बाद वो बोलते हैं ये अकाउंटिंग ऐसे इंडस्ट्रीज में यूज होती है जहां पर जो प्रोसेसेस है वो 2 या 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल मतलब कॉटन है, फिर पहले थ्रेड बन रहा है, थ्रेड के बाद क्या बनेगा, क्लॉथ बनेगा, क्लॉथ के बाद क्या बनेगा, एक फिनिश प्रोडक्ट मतलब कलरफुल कपड़ा बनेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज यूज्ड। तो अलग अलग प्रोसेस से वो कपड़ा गुजरेगा, मतलब थ्रेड गुजरेगा। The objective is to find out the total cost of the process and the unit cost of the process for each and every process। हर जगह ईच प्रोसेस का हमको एक टोटल कॉस्ट निकालना है, हर एक प्रोसीजर का, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, और हमको पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है इसमें। और यूजुअली इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेसेस कॉस्टिंग यूज्ड आर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अभी हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही एग्जांपल लिया, टेक्सटाइल मतलब ये क्लॉथ, ठीक है, इस इंडस्ट्री का हमने एग्जांपल लिया। ऑयल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा। इन सारी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। इन सारी इंडस्ट्रीज में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां पर ये सारे प्रोसेसेस जो होंगे वो कैरी आउट होंगे, और इन इंडस्ट्री में इनको ये प्रोसेस अकाउंट को इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हमने क्या बोला था डायग्राम में ऊपर, ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ये कंटिन्यूअस फ्लो में होता है, ठीक है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ऐसा नहीं पहले प्रोसेस 2 होगा फिर वो प्रोसेस 1 में आएगा, नहीं, प्रोसेस 1 में ही पहले प्रोसेसिंग होगा, फिर 2 में, फिर 3 में। तो ये है कंटिन्यूअस फ्लो। डिफाइंड प्रोसेस कॉस्ट होनी चाहिए, हर एक कॉस्ट सेंटर्स अपनी अपनी कॉस्ट को बराबर से इसको पुट करेंगे। ये देखो, अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल कॉस्ट बाय द कॉस्ट सेंटर्स। उसके बाद एक्यूरेटली कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, और एक का फिनिश गुड्स दूसरे के लिए रॉ मटेरियल रहेगा। जैसे देखो, प्रोसेस 1 के लिए हमने ऊपर देखे, प्रोसेस 1 के लिए रॉ मटेरियल था कॉटन, और फिनिश गुड्स क्या था, फिनिश प्रोडक्ट क्या था, थ्रेड। 2 के लिए रॉ मटेरियल थ्रेड, फिनिश प्रोडक्ट क्या था, क्लॉथ। प्रोसेस 3 के लिए रॉ मटेरियल था क्लॉथ, सादा क्लॉथ, और फिनिश प्रोडक्ट क्या था, डाई किया हुआ क्लॉथ, ठीक है, डाई किया हुआ क्लॉथ। तो बोलते हैं कि हर प्रोसेस के लिए, मतलब प्रोसेस 1 का जो अगला इसमें जाएगा वो एक का फिनिश गुड दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा, वही चीज यहाँ पर बोलिए।
फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल टू द नेक्स्ट प्रोसेस। उसके बाद वहां पर कुछ तो अवॉइडेबल लॉसेस, अनअवॉइडेबल लॉसेस होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं वो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एक्यूरेट एवरेज कॉस्ट इट इज नेसेसरी टू मेजर द प्रोडक्शन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर। एक एवरेज कॉस्ट बराबर से निकालने के लिए वो क्या बोलते हैं कि उनका जो वेरियस स्टेजेस पे मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसीजर होता है उनको कॉस्ट निकालना जरूरी है। और ये जो चीज है ना ये अलग है, मतलब ये जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट देखेंगे ना वहां पर ये डिस्कस होगा। ये देखो यहाँ पे दो टॉपिक्स है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। जब ये वाला टॉपिक देखेंगे वहां पर ये वाला पॉइंट का यूज है। अभी बताऊंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है। कौन कौन सा चीज को बोला है यहाँ पर, केमिकल वर्क्स, सोप वर्क्स, बॉक्स मेकिंग, डिस्टिलेशन प्रोसेस, पेपर मिल्स, बिस्किट वर्क्स, ऑयल रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, कैनिंग फैक्ट्री, कोक वर्क्स, पेंट, इंक, वार्निशिंग, मीट प्रोडक्ट्स फैक्ट्री, मिल्क डेयरी। ये सारे जो भी इंडस्ट्रीज है, मतलब ये सारे जो चीजों का इंडस्ट्री होता है वहां पर क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है, क्योंकि हर एक चीज एक प्रोसेस से गुजर के दूसरे प्रोसेस में जाने वाली है। अब देखते हैं उसका अकाउंटिंग कैसा होगा। अब ये जो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस बिटवीन बोला है जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, तो ये अभी नहीं समझने वाला, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं ये प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। तो जब ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद इसका जो डिफरेंस है वो समझना आसान हो जाए। तो अभी नहीं पढ़ते इसको पेंडिंग रखते हैं। जब जॉब कॉस्टिंग भी खत्म हो जाएगा तो दोनों को मर्ज करके यहाँ पर डिफरेंस हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे, ओके। अभी हम लोग आ रहे हैं मेन चीज में। देखो रॉ मटेरियल यूज हो गया, लेबर यूज हो गया, ओवरहेड यूज हो गया, उसके बाद हमारा फिनिश गुड्स बन गया और वो हमने अलग अलग प्रोसेसेस में ट्रांसफर कर दिया। अब वहां पे जो डिफरेंट टर्म्स यूज होती है वो है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। पहले नॉर्मल लॉस देखते हैं। नॉर्मल लॉस क्या होता है, वो होने ही वाला है, इट इज अनअवॉइडेबल, ऊपर मैंने बोल दिया। नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल है, कुछ भी कर लो नॉर्मल लॉस होने ही वाला है और वो इनहेरेंट नेचर है उसका। कुछ भी प्रोडक्शन करना हो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि यार ये नॉर्मल लॉस तो होने ही वाला है। देखो कॉटन, कुछ खराब कॉटन निकल गया, थोड़ा सा उसको कचरा लग गया, अब उसका थ्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा नॉर्मल लॉस, ठीक है। कुछ टाइल का मटेरियल है सपोज, ठीक है, टाइल्स बनानी है, अब उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लाएंगे, कुछ टूटा निकल गया, वो यूजेबल है क्या, नहीं है। सीमेंट बनेगा, उसके लिए कुछ ऐसा मटेरियल हो गया यार अभी ये खराब हो गया, ठीक है, अब नहीं यूज कर सकते उसको, तो हम क्या बोलेंगे, वो नॉर्मल लॉस है, उतना अनअवॉइडेबल है। कुछ भी कर लो, अब वो उसको अवॉइड कर सकते हो क्या, तुम नहीं कर सकते, तो ये होने वाला है। और ये एडवांस में ही एस्टिमेट कर लेते लोग कि इतना हम अज्यूम करते हैं पास्ट रिकॉर्ड से, मतलब उनका जो प्रीवियस क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में काम करने का, तो उससे उनको पता लग जाता है कि ठीक है इतना नॉर्मल लॉस होने वाला है, और उसका क्या करते हैं वो एस्टिमेट बनाकर रखते हैं, ठीक है, एडवांस में। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तब होती है जब एबनॉर्मल लॉस हो। क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कब होती है, जब एबनॉर्मल लॉस हो। अब एबनॉर्मल लॉस कब होता है, एबनॉर्मल लॉस तब होता है सपोज कोई जो मशीन है उसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, मशीन खराब हो गई, कुछ तो हो गया उसको, और प्रोडक्शन रुक गया। अब प्रोडक्शन रुक गया मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर मशीनरी को बराबर से ट्रीट करो, उसका मेंटेनेंस करो, ओवरऑलिंग करो, ठीक है, ऑयलिंग करो मशीन को टाइम टू टाइम, जिससे उसका ब्रेकडाउन ना हो। सेकेंडली सबस्टैंडर्ड मटेरियल कुछ ऐसा आ गया जो अच्छे क्वालिटी का नहीं आया, और वो अच्छे क्वालिटी का मटेरियल मशीन में ना जाने की वजह से मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया। क्योंकि कैसा होता है, मशीन अगर कोई प्रोडक्ट डुप्लीकेट आ गया, सपोज कोई एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल नहीं है और अगर वो मशीन में चला गया तो उसकी वजह से भी मशीन खराब हो सकती है, तो क्या बोलते हैं, सबस्टैंडर्ड मटेरियल। फिर उसके बाद में जो लेबरर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनका केयरलेसनेस, ठीक है, इल ट्रीटमेंट ऑन द मटेरियल। हमने ऊपर कॉस्ट शीट में भी डिस्कस किया था कि उनका जो लेबरर्स लोग हैं वो मटेरियल को अच्छी तरीके से यूज करे, उनको सुपरवाइज करने के लिए कौन होता है, सुपरवाइजर। हमने बोला था उनको हम लोग क्या देंगे, लेबर्स को वेजेस देंगे और सुपरवाइजर को
सैलरी दे देंगे, ठीक है। अब ये ऐसा केयरलेसनेस ना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सुपरवाइजर रखते हैं। ओके, तो केयरलेसनेस की वजह से अगर कुछ डैमेज हो गया कोई गुड्स को, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो एक्सीडेंट क्या बोलते हैं कि कोई जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहीं पे सपोज ऐसे जगह पे रखा है और सडनली वो वहां से नीचे गिर गया पूरा मटेरियल, ठीक है। अब वो हम लोग मशीन में डालने ही वाले थे, पर पूरा का पूरा मटेरियल आके नीचे गिर गया और सब फूट गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये अवॉइड हो सकता था क्या, हाँ हो सकता था। सही जगह रखते थे तो ऐसा फूटता था क्या वो मटेरियल, नहीं फूटता था। सिंस वो मटेरियल को सही जगह नहीं रखा और वहां पर कोई केयर टेकर नहीं था उस मटेरियल का, तो वो आकर के नीचे गिर गया और उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंटली चीज हो गई है। तो ऑल दीज आर व्हाट, एबनॉर्मल लॉस। फिर ये क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या हम लोग कि ऐसा मटेरियल आके नीचे गिर जाएगा, लोग ऐसा केयरलेसनेस दिखाएंगे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या, नहीं करते। इसीलिए अगर ये चीज हो जाती है, एबनॉर्मल लॉस अगर हो गया, तो फिर हमको R&D करना पड़ेगा, है ना। हमने ऊपर कॉस्ट शीट में भी बोला था R&D करेंगे, लोगों को बोलेंगे प्लीज ऐसा नहीं करो, केयरलेसनेस बना नहीं करो। और ये जो मटेरियल रखा है ना, अब ऊपर नहीं रखोगे आप कहाँ रखोगे इसको, बराबर से गोडाउन में रखो। उसके बाद मशीन का ब्रेकडाउन ना हो तो बराबर से टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस, उसका ऑयलिंग, ओके। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और सब स्टैंडर्ड मटेरियल हमारे फैक्ट्री में ना आए तो उसका क्या करना पड़ेगा फिर, इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन करो मटेरियल का कि हमारे फैक्ट्री में जो मटेरियल आ रहा है वो अच्छे क्वालिटी का आ रहा है, ओके। ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर डन टू अवॉइड दिस एबनॉर्मल लॉस। If you want to copy this down, I'll zoom. इसका एक फॉर्मूला भी है। एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालोगे, देख लो आपको टोटल लॉस कितना हुआ है, सी पहले कितना टोटल लॉस हो गया, माइनस आपने नॉर्मल लॉस कितना प्रेडिक्ट किया था, है ना, एस्टिमेट कितना किया था नॉर्मल लॉस, तो फिर जो बचा हुआ है वो है एबनॉर्मल लॉस। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर और एक फॉर्मूला है जहां से हम लोग एबनॉर्मल लॉस निकाल सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, नॉर्मल लॉस 60,000 का, ओके, और यूनिट्स आप मान लो 10,000 यूनिट्स, ओके। तो पर यूनिट कितना नॉर्मल लॉस हो गया, ₹6, ठीक है। और एग्जांपल और एक ऐसा मान लो कि जो एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स, वो ऐसे समझ लो 500 यूनिट्स। तो क्या करोगे आप, देयरफॉर एबनॉर्मल लॉस कैसा निकलेगा, 500 यूनिट्स इंटू 6 रुपीज, 3000 रुपीज। ये आपका क्या हो गया फिर, एबनॉर्मल लॉस। ऐसा एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबनॉर्मल गेन। एकदम ध्यान से सुनना इसका वर्किंग मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अगर ये यहाँ पे नहीं समझा तो फिर आगे जब अकाउंट्स बनेंगे ना, उसमें पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे ये ऐसे कैसे लिखा है, क्यों आया ऐसा, ठीक है। दो चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। क्या क्या डिस्कस कर लिया, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल लॉस होता है सिर्फ, नॉर्मल गेन नहीं होता। एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल गेन होता है। अब डिस्कस कर ले एबनॉर्मल गेन। देखो ये लड़का, ठीक है, ऐसा स्टोरी लाइन पे डिस्कस करते हैं। इसने सोचा चलो मैं कुछ मैन्युफैक्चर करता हूं कोई प्रोडक्ट, और इसने क्या किया, प्रेडिक्शन। हमने क्या बोला, नॉर्मल जो लॉस होता है ना उसका हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसने बोला ₹10,000 का मुझे नॉर्मल लॉस होने वाला है, ठीक है, ऐसा मान के चल रहा है ये 10,000 का नॉर्मल लॉस होने वाला है। बट जब इसने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, ठीक है, जब इसने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की तो ऐसा हो गया कि इसने बहुत सारा कॉस्ट सेविंग, बहुत सारा R&D किया, बहुत मेहनत की, और इसको ना ऐसा सिर्फ पता चला लास्ट में
लास्ट में ऐसा हुआ कि इसको 8,000 ही सिर्फ नॉर्मल लॉस हो गया, 8,000 रुपीज नॉर्मल लॉस हो गया। प्रेडिक्ट किया था 10,000 होने वाले, हो कितना गया 8,000 रुपए सिर्फ। ठीक है, अभी ये एकदम खुश हो गया, ही इज वेरी हैप्पी। ठीक है, ही इज लाफिंग, स्माइल कर रहा है, बोल रहा है यार 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 देख, इसके दोस्तों को जाके बोल रहा है अरे मैंने 2,000 रुपए बचा लिए, ये मुझे गेन हो गया। क्या हो गया फिर? ये बोलता है मुझे फायदा हो गया 2,000 रुपए का। सब बोल रहे हैं इसके फ्रेंड्स लोग, फिर पार्टी, फायदा हो गया तो पार्टी। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट एबनॉर्मल गेन का। देखना है देख लो, लिखना है लिख भी लो। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक्चुअल लॉस इज लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस, इसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे बोलूंगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं समझाऊंगी कि इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसा होगा। अभी बोलूंगी कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, सो इसको बाद में रखते हैं। और आपके लिए होमवर्क ये है कि घर जाके आपको पढ़ना है एक बार, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या होता है। ब्रीफली मैं बता रही हूँ उसको, पूरा पूरा क्या डिस्कस तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तब तो और भी डिस्कशन होने वाला है, बट एक जो इसका क्रक्स होता है ना वो मैंने यहाँ पर लिखा है। आई होप यू आर ऑल्सो राइटिंग डाउन इनटू योर बुक। ठीक है, क्योंकि नहीं लिखोगे तो फिर बाद में आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि जैसा मैंने लिखा है वैसा किताब में लिख लो साइड में। ठीक है, थियोरी है, बाद में पढ़ोगे कभी तो ध्यान में रहना चाहिए, ये एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो WIP होता है ना, ये हम लोग कहाँ का वर्किंग देख रहे हैं? फैक्ट्री में। प्रोसेस कहाँ होती है? प्रोसेस 1, 2, 3 ये कहाँ होती है? ये होती है फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में हमारा क्या होता है? WIP, है ना, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, वो हम लोग एडलेस करके जो बचता है वो फिर हमारा बन जाता है फिनिश गुड्स, और वो ट्रांसफर होता है फिर, ठीक है, गोडाउन में। तो अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसका हम लोग कैसे निकालें, हमको कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंट परसेंटेज कितने कंप्लीटेड यूनिट्स है? तो देखो यहाँ पर हमको ना वो लोग बोल देंगे कि कितना % वर्क इस पे कंप्लीट हुआ है ना। देखो कोई प्रोसेस होती है ना, कोई भी प्रोसेस होती है, जैसा केक बन रहा है, ठीक है, इसको बनने में लगते हैं 30 मिनट्स। तो हम लोग बार बार फिर कुकर को खोल के देखते हैं एक 10-10 मिनट के गैप से कि यार यहाँ पे कितना बना, फिर उसके बाद में वो कितना फूल गया थोड़ा सा, फिर यहाँ पर भी वो थोड़ा सा और फूल गया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा उसको ना ब्राउन कलर आ गया, और यहाँ पर वो पूरा फाइनल बन गया। ठीक है, तो हर चीज का ऐसा स्टेज होता है, कितना कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो WIP है, WIP में कभी पूरा कंप्लीट नहीं होता, सपोज इतना ही कंप्लीट हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरे यार 75% कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया कि कोई चीज 60 है ना, 60% नॉट कंप्लीटेड है और 40% कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इक्विवेलेंट WIP में कितना हम लोग निकालेंगे कि यार देखो ये इक्विवेलेंट जो WIP है ना, उसके ऊपर जो 60% अभी काम होना बाकी है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 60 यूनिट्स का काम कंप्लीट होना बाकी है, और 40% जो कंप्लीट हो चुका है उसको बोलेंगे कि 40 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। equivalent units, 40 equivalent units are completed और 60 equivalent units are not completed। ठीक है, फिर उसमें से क्लोजिंग WIP को माइनस कर देंगे, मतलब कितना जो मशीन में ऑलरेडी अभी क्लोजिंग में पड़ा है उसको माइनस कर देंगे, तो बोल देंगे कि यार जो बचा हुआ है वो अब क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, मतलब ये बोलेंगे ये फिनिश गुड्स है अभी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो फंडा है वो काम करता है।
और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। देखो जो ओपनिंग WIP है ना, वो उन्होंने बोला 40% कंप्लीट होकर आया है, ठीक है। लास्ट मंथ में जो क्लोजिंग WIP था वो करंट मंथ में ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक पे 40% जो है काम कंप्लीट हो गया, 40% काम कंप्लीट हो गया, 60% काम होना बाकी है, 60% वो इनकम्प्लीट है। तो अभी करंट मंथ पे उस पे प्रोसेसिंग होगा, तो इसलिए बोलेंगे कि जो इक्विवेलेंट 60 यूनिट्स है उस पे काम होना बाकी है। दैट इज वाई ये ऐसा वर्कआउट हुआ है, ठीक है। 40 यूनिट्स कंप्लीट हो गए ऐसा समझेंगे ओपनिंग WIP में, और जो 60 यूनिट्स है उस पे अभी काम होना बाकी है, मतलब उस पे अभी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब अप्लाई होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में 3 मेथड्स भी दिए हैं। कौन कौन सी मेथड्स है वो? FIFO मेथड, LIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो ये वाला मेथड यूज करना है। इसको डिटेल में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा कि ये FIFO कैसे यूज करना है, LIFO कैसे यूज करना है, वेटेड एवरेज कैसे यूज करना है। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि यहाँ पर 3 मेथड्स को डिस्कस किया है। क्या है? FIFO मेथड। FIFO का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब देखो रॉ मटेरियल आया, ठीक है, कुछ ओपनिंग होगा, कुछ परचेस किया होगा, कुछ ओपनिंग होगा, कुछ परचेस किया होगा। तो FIFO मेथड में क्या होता है, जो भी हम अभी फैक्ट्री में भेजने वाले हैं वो पहले ओपनिंग स्टॉक का भेजो, ठीक है, पहले जो ओपनिंग में है वो भेजो, पहले ओपनिंग का जाएगा, फिर जो परचेज में अब लॉट्स में आया होगा, देखो 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पहले आया होगा, ये पहले चला जाएगा, ये बाद में आया, ये बाद में जाएगा, और ये उसके बाद में, ठीक है, ये ऐसा काम करता है। यहाँ पे LIFO नहीं, एवरेज मेथड, ठीक है। एवरेज मेथड कुछ इस तरीके से यूज होता है। क्या क्या यूज होता है एवरेज मेथड में? एवरेज मेथड में सबका कॉस्ट ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ यूनिट्स है वो ऐड कर दो, उसके बाद आपको मिल जाएगा एवरेज कॉस्ट। एवरेज आपको पता ही होगा, ओपनिंग जो भी है, इंट्रोड्यूस जो भी किया है उसका जो कॉस्ट है प्लस ओपनिंग यूनिट्स और जितने अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं उनका डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे देखो फिर भी बोल दिया है, हम लोग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP लेंगे और जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं उनका कॉस्ट ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगी उनका सबका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे किससे? यूनिट्स जितने कंप्लीट हो गए हैं और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ जितने यूनिट्स है उसको हम डिवाइड करने के बाद हमको एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ओके, देयर इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू, आपको ये घर पे पढ़ के आना है एक बार। FIFO, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। ये तीनों भी आपको जो मेथड्स है ये घर से एक बार पढ़कर आनी है। ऊपर भी मैंने मार्क करवाया है, मैंने शॉर्ट में समझाया है थियोरी को, प्लस आपको ये घर पे जाके एक बार बस ऐसा रीड कर लो इसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको थियोरी में क्या दिया है। ओके, अभी हम लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जो ऊपर का थ्योरी अभी एक्सप्लेन किया ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है, पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इसके साथ में जो ऊपर का थ्योरी डिस्कस किया है वो भी थोड़ा सा क्लियर होते चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रोसेस 2, फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ प्रोसेस 2 को डिस्कस किए। प्रोसेस 1 हो चुका, उसके आगे का कुछ डेटा दिया नहीं, मतलब जो भी अभी गुड्स आएंगे वो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए उन्होंने बोला है चलो ठीक है प्रोसेस 2 का कैलकुलेशन करो। पर्टिकुलर्स में बोला है ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट कॉस्ट 4000 यूनिट्स है। ओके, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। प्रोसेस 1 में जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ वो प्रोसेस 2 के लिए क्या बन गया? रॉ मटेरियल। हमने ऊपर एक लाइन डिस्कस की थी ना, जो प्रोसेस 1 के लिए फिनिश गुड्स है, मतलब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो अगले प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल है, तो ये आ गया रॉ मटेरियल, ठीक है। वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और एक कोई तो यूज हुआ है, उसके बाद ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। प्रोसेस हो गया और इतने जो यूनिट्स है वो फिनिश प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। नीचे पढ़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स इन प्रोसेस आर एब्सॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल।
इजी है, सिंपल एकदम। 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है 3000, 3000 का 400%, 3000 का 400% दैट कम्स टू हाउ मच 12,000। तो 12,000 क्या है मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, नीचे क्या बोल रहे हैं, अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ द यूनिट्स वर्क। नॉर्मल लॉस कितना होने वाला है एस्टिमेट करके उन्होंने सोच लिया, प्रीवियस जो उनका एक्सपीरियंस है उससे उन्होंने बोल दिया कि 20% जो यूनिट्स है ये नॉर्मल लॉस होने वाला है। कितने यूनिट्स है यहाँ पर 4000 यूनिट्स, इसका नॉर्मल लॉस निकाल लो। 4000 इंटू 20% दैट कम्स टू हाउ मच 800 यूनिट्स। 800 यूनिट्स नॉर्मल लॉस में जाने वाले हैं। स्क्रैप वैल्यू इज 5 पर यूनिट, और ये जो 800 यूनिट है ये कितने में बिकेंगे फिर, अगर ये 800 पूरा का पूरा लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, जितना एस्टिमेट कर लिया, कितने में बिकेगा 5 रुपए में स्क्रैप बिकेगा। इवैल्यूएट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अबाउट। शो द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस, show the amount of gain or loss in the process to be taken to the cost profit and loss account। करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। स्टार्टिंग कहां से करेंगे अब, स्टार्टिंग पहले तो ये निकाल लेते कि यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस आएगा या नॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन आएगा, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। देखो कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे 4000 यूनिट्स, ठीक है, उसमें से उन्होंने 3240 जो यूनिट्स है वो ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट बन गया, वो अगले जो प्रोसेस है उसमें चले गए वो गुड्स, ठीक है। अभी यहाँ पर 760 नॉर्मल लॉस हो गया एक्चुअल, एक्चुअली कितना हो गया नॉर्मल लॉस 760 यूनिट्स, और एस्टिमेटेड कितना करके रखा था उन्होंने 4000 यूनिट्स इंटू 20% बोला था 800 यूनिट का लॉस होने वाला है। ऊपर मैंने एबनॉर्मल गेन कैसा आता है आपको उसका जो वर्किंग है वो कर आपको बताया था, बोला था ना 10,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस होने वाला है, बट हो गया ओनली 8,000 रुपीज का। जो 2,000 बचे हुए हैं वो क्या है एबनॉर्मल गेन। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर करना है एस्टिमेटेड लॉस माइनस एक्चुअल लॉस, ठीक है, 800 यूनिट्स माइनस 760 यूनिट दैट कम्स टू एबनॉर्मल गेन 40 यूनिट्स। समझ में आती है क्या ये बात आपको? एक बार प्लीज देखो, आप इसको अच्छे से देखो, स्लोली स्लोली सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना मैंने सॉल्व कर दिया, पहले इतना लिखते क्या, कॉपी में लिख लो पहले इतना। प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाएंगे, ये एकदम इजी है प्रोसेस, है ना, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 वेजेस मटेरियल ओवरहेड्स। ये बॉक्स एकदम इजी है, ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना गिवन इंफॉर्मेशन जो है वही आपको यहाँ पे पुट करनी है। 2 कॉलम्स बनाने हैं आपको, यूनिट्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, यूनिट्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, ठीक है, अलग अलग से बनाना है ये कॉलम्स, ठीक है। ये जो सारा एग्जाम्पल है, ये चारों इंफॉर्मेशन ये आपको क्वेश्चन में दी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स उन्होंने नीचे इंफॉर्मेशन में बोल दिया एडजस्टमेंट में 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इज 3000, उसका 400% ले लो तो आ गया 12,000 रुपीज। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन किस चीज का होता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। अब सबसे पहले देखते हैं, हमने बोला था नॉर्मल लॉस कितना होने वाला है, नॉर्मल लॉस बोला था 20% होने वाला है, दैट इज 4000 यूनिट्स है, उसका 20% दैट कम्स टू 800 यूनिट्स। लॉजिकली बता रही हूँ, समझ लो, हाँ 800 यूनिट्स है, उन्होंने बोला इतना हमारा एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस है, और ये बिकने वाला है 5 रुपए से, 5 रुपए से, मतलब मेरा नॉर्मल लॉस होने वाला है 4000 का, ठीक है। पर मैम आपने तो बोला 760 यूनिट्स, रुको बता रही हूँ कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल लॉस, ऐसा आपने लिख दिया कहां पर, क्रेडिट साइड में। इतना तो पता चल गया कि जो 40 यूनिट्स है उसका अपने को एबनॉर्मल गेन हो गया। अब क्या करना है, अब देखो अपने को ये सारी चीजें पता है, नॉर्मल लॉस पता है,
ठीक है, जो मैंने बॉक्स किया है ना ये सारी इंफॉर्मेशन पता है, सबका एडिशन करो 9000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 12000 यू गेट 26000। ठीक है, माइनस दिस 4000 का एबनॉर्मल लॉस, ये देखो माइनस कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं थोड़ा जूम करती हूँ, वेट there's some problem। ठीक है, सबका एडिशन किया डेबिट साइड का माइनस नॉर्मल लॉस, और यहाँ पे यूनिट्स को प्लस माइनस किया 4000 यूनिट्स माइनस 800 यूनिट्स। ठीक है, और हमने ये वाले यूनिट्स निकाल दिए थे 40 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर ये कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कैसे करेंगे इसको, वो इस तरीके से करेंगे। देखो 22,000 का खर्चा 3200 यूनिट्स के लिए लग रहा है नेट यूनिट्स, तो फिर 40 यूनिट के लिए कितना, 40 यूनिट के लिए कितना, तो आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 275। और अगर पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड करके कर लो, 22,000 डिवाइडेड बाय 3200, 22,000 डिवाइडेड बाय 3200, वो आ गया कितना 6.875। 6.875 इंटू 40 करोगे तो दैट कम्स टू 275। और ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, फिर सबका यहाँ पर टोटल करो माइनस 4000 यू गेट यहाँ पर यूनिट्स रुपीस, ट्रांसपोर्ट मटेरियल है ना, फिर डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, और यहाँ पे था हमारा नॉर्मल लॉस, वो बोल दिया था 20% होने वाला। यहाँ पर 4000 यूनिट्स थे और यहाँ पर 20% मतलब 800 यूनिट्स, और यहाँ पर नीचे हमने क्या बोला, फिनिश प्रोडक्ट्स जो बने हैं वो है 3240। एबनॉर्मल गेन हमने बोला यहाँ पर कितने यूनिट्स आने वाले हैं, 40 यूनिट्स, 40 यूनिट्स आने वाले हैं यहाँ पर। ये मैंने वर्किंग क्यों किया है यहाँ पर, ये बताने के लिए कि आपका जो नॉर्मल लॉस है एक्चुअल वो यहाँ से उभर कर आ गया। देखो 800 आपने क्रेडिट में लिख दिया, 40 यूनिट्स को आपने डेबिट में लिख दिया, जो नेट वाला आपका नॉर्मल लॉस आ गया एक्चुअली वो आ गया 760। सिंस ये एबनॉर्मल गेन हो गया तो उसका एक प्राइस यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, वो निकालने के लिए ये वाला पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपको नॉर्मल लॉस जितना उन्होंने बोला है 800 यूनिट उतना ही लिखना है, और जो एबनॉर्मल गेन है उसका वर्किंग कुछ इस तरीके से होगा। एस्टिमेटेड से हमको जो लॉस है नॉर्मल लॉस से जो हमने नॉर्मल लॉस एस्टिमेट किया था उससे नॉर्मल लॉस कम हो गया। ठीक है, 800 एक्सपेक्ट किया था 760 हो गया, तो हमको एबनॉर्मल गेन हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि वाह यार एबनॉर्मल गेन हो गया तो इसका हमको कुछ तो कॉस्ट मिलेगा भी। और अपॉर्चुनिटी लॉस क्या हो गया, उतना स्क्रैप कम जनरेट हुआ। मतलब ये जो 40 यूनिट्स है अगर ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो ये भी लॉस ही होता हमारा। तो ये जो 40 यूनिट्स होते ये हम क्या करते हैं, एज अ स्क्रैप बेचते, और वो जो स्क्रैप अब बिका नहीं है 40 यूनिट का, क्योंकि ये तो एबनॉर्मल गेन हो गया, तो स्क्रैप जो नहीं बिका वो हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है, कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा यूज होती है ये टर्म अपॉर्चुनिटी लॉस। जो बिजनेस करते हैं ना लोग, वो हर एंगल से सोचते हैं हमने कौन से अपॉर्चुनिटी लॉस को यहाँ पर मतलब फॉरगो कर दिया। ठीक है, एबनॉर्मल गेन हो गया बट हमारा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया ऑफ सेलिंग द स्क्रैप एंड गेटिंग द मनी। कैसा काम करेगा देखो। अब ये नॉर्मल लॉस हमने बोला था 20% ऑफ 4000 मतलब कितना, 800 यूनिट्स इंटू 5 हमने बोला था स्क्रैप में बिकेगा। स्क्रैप अमाउंट कितना हो गया फिर 4000। बट मैम हमारा तो जो स्क्रैप हुआ फिर वो इतना ही हुआ ना, 760 हुआ। आप कैसे बोल सकते हो फिर 800 यूनिट स्क्रैप हो गए, नहीं हुए ना 800 यूनिट स्क्रैप। इसमें से रिड्यूस कर दो
एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना हो गया हमको 40 यूनिट्स इंटू हमने अभी पर यूनिट कॉस्ट निकाली कितनी 6.875, तो वो अमाउंट कितना आ जाएगा, वो अमाउंट आ जाएगा 275। तो हमारा जो नेट नॉर्मल लॉस हुआ वो कितना हुआ 4000 माइनस 275, 3725। डू यू गेट दिस? प्लीज, मैंने बहुत कोशिश किया है इसको मैं बहुत ही एकदम डिटेल में समझाऊं, यहां से आई होप थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। ये एक और अकाउंट बनाने बोला है उन्होंने, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। हुआ ना हमको एबनॉर्मल गेन 40 यूनिट्स का, ठीक है, वो एक अकाउंट बनाना है। यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस। देखो जब हमने प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाया तो एबनॉर्मल गेन कहाँ लिखा हमने, इसके डेबिट साइड में लिखा, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। 40 यूनिट्स, अमाउंट कितना लिखा था हमने 275। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। अभी इन लोगों ने क्या बोला था कि जो 800 यूनिट्स आए जो स्क्रैप होने वाले, वो कितने में एक यूनिट बिकेगा 5 रुपए में, ठीक है। बट 40 यूनिट तो हमारा एबनॉर्मल गेन है। अगर 40 यूनिट एबनॉर्मल गेन ना होता तो 40 यूनिट क्या होता, हम लोग स्क्रैप करते, स्क्रैप को बेच के हमको एक यूनिट का कितना रुपया आता 5 रुपया। मतलब हमने एक अपॉर्चुनिटी लॉस को मिस कर दिया 200 रुपए कमाने का। यहाँ पर ये देख लो 225 रुपए का फायदा जरूर हुआ है, बट हमने एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया, किस चीज का 200 रुपए का। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रोसेस 2 अकाउंट, ठीक है। 275 का एबनॉर्मल गेन, बट 200 रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस, ठीक है। तो हमको नेट गेन, अब कॉस्टिंग पीएनएल में कितना डालेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग के हिसाब से दिमाग लगा के सोचो, हमने नेट प्रॉफिट कितना कमाया फिर 75 रुपीज। 275 माइनस 200, 275 माइनस 200, हमने नेट अमाउंट सिर्फ 75 रुपीज कमाया। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना नहीं सोच रहा है अरे मैंने 275 को एबनॉर्मल गेन कर लिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। 800 रुपए अगर आप बोल रहे हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाला है। एबनॉर्मल लॉस होता है ना, उसका तो पूरा का पूरा इधर ही जाता है। जो प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट साइड में जाता है। बट अगर एबनॉर्मल गेन हो गया तो उसका फिर ऐसा लोचा होता है, ठीक है। उन्होंने बोला 800 यूनिट आपके होने वाले स्क्रैप, स्क्रैप हुए सिर्फ कितने 760। फिर मैम हमने 800 क्यों लिखा प्रोसेस 2 में, अरे बट उसके आप देखो ना डेबिट साइड में ये भी तो लिखा, ये एबनॉर्मल गेन भी तो लिखा, और नेट हमारा 760 हो गया, ठीक है। ओके, उसको बैलेंस करने के लिए ये जो 40 है ना, इसका हमने एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया, उसको स्क्रैप में बेच के 5 रुपए कमाने का, मतलब हमारा 200 रुपए का यहाँ पे लॉस हो गया, ऐसा मानते हैं वो कॉस्टिंग में, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट होने वाला था कितना 275 का गेन है, बट हमको अपॉर्चुनिटी लॉस है 200 रुपए का, मतलब हमको नेट जो गेन है वो कितना है 75। तो हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल को कितना ट्रांसफर करने वाले हैं 75 रुपीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिखना है या एक बार इसको देखना है तो प्लीज देख लो।
एबनॉर्मल गेन अकाउंट, प्रॉफिट कितने का हो गया 275 का, अपॉर्चुनिटी लॉस 200 रुपए का, कॉस्टिंग P&L को जाएगा 75 रुपीज। ओके, दिस इज एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये दो ही अकाउंट बनाने थे। ये अकाउंट समझ में आता है ना आपको? प्लीज कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, सिंस ये लाइव क्लास नहीं है और ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। मैंने पूरा कोशिश किया इसको एक्सप्लेन करने का। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं अभी। इट सेज प्रोडक्ट एक्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर इट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो अभी ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, मैं पूरा इसको सॉल्व करने वाली हूँ अभी, ठीक है। तो प्रोसेस 1, 2, 3 से ये गुजरता है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड सब दे दिया, टोटल 1, 2, 3 प्रोसेसेस दे दिया और उसमें भी पर्टिकुलर अमाउंट दे दिए। नीचे बोला है 1000 यूनिट्स एट ₹6 per unit was introduced in process 1 production overhead to be distributed at 100% on direct wages। देखो क्या बोलते हैं वो, प्रोसेस 1 में जो इनिशियल रॉ मटेरियल हुआ है इंट्रोड्यूस, वो कितना हुआ है 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹6, ठीक है। और बोलते हैं जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, मतलब फैक्ट्री में के जो ओवरहेड्स है वो है 100% ऑफ व्हाट, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जितना डायरेक्ट वेजेस इनकर हो रहा है उतना ही सेम क्या इनकर हो रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी इनकर हो रहा है, ठीक है, बोल दिया। नीचे दे दिया उन्होंने एक्चुअल आउटपुट, ऊपर क्या है ये इनपुट। देखो प्रोसेस 1 में जो इनपुट हुआ वो प्रोसेस 2 का आउटपुट, प्रोसेस 2 में जो आउटपुट हुआ वो प्रोसेस 3 का इनपुट, ठीक है। नीचे बोला है एक्चुअल आउटपुट, यूनिट्स में कितना हो गया, प्रोसेस 1 का आउटपुट है 950, इनपुट कितना था ये 1000 यूनिट्स। प्रोसेस 1 में इनपुट 1000 यूनिट, आउटपुट 950 यूनिट। क्या समझ में आता है यहाँ पर 50 यूनिट क्या हो गए लॉस्ट। फिर प्रोसेस 2 में 840 यूनिट्स, प्रोसेस 3 में 750 यूनिट्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस देखो स्टार्टिंग में कितने किए थे 1000 यूनिट्स, लास्ट में प्रोसेस 3 में जाकर वो कितने हो गए 750 यूनिट्स, मतलब वहां पे कुछ तो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया ये नॉर्मल लॉस के परसेंटेजेस है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ स्क्रैप, तीनों भी प्रोसेस में वैल्यू ऑफ स्क्रैप इतना रहेगा, ठीक है। पहले इसको मुंह जबानी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले तो प्रोसेस 1 में क्या जाएगा, ये 1000 यूनिट्स जो दिए है 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹6 ये जाएगा। उसके बाद ऊपर ये जो मटेरियल दिया हुआ है प्रोसेस 1 का, ये जो मटेरियल है और लेबर है ये जाएगा। और प्रोडक्शन ओवरहेड उन्होंने बोला है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब यही फिर से प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी रहेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में अगर यहाँ पर लिख दूं तो बोल दिया इन्होंने 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब यहाँ पर मैं लिख दूं 400, 6000, 8000। उन्होंने डैश डैश किया है, मैंने यहाँ पर अमाउंट्स लिख दिया। देखो यहाँ का टोटल भी सेम है, टोटल दे दिया पर इन्होंने नीचे दिया है पट्टी, देखो प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। एग्जामिनेशन में ऐसे पॉइंट्स को आपको एकदम ध्यान से देखना है, ऐसे मत बोलना अरे ये 18,000 टोटल में दे दिया फिर बाकी चीजों में डैश 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 क्यों दिया है, वो आपके लिए छोड़ दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो हमने भर दिए, हमने भर भी दिया वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस में ये तीनों कॉस्ट जाएगी, ये वाला मटेरियल इनपुट होगा। पहले इतना सॉल्व कर ले एक बार, उसके बाद फिर नीचे का जो इंफॉर्मेशन है दैट इज एक्चुअल आउटपुट एंड स्क्रैप वो बाद में देखते हैं। तो पहले इसको ये देखो मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है,
ये फॉर्मेट में पुट करते हैं। नंबर्स जो है ना प्लीज आप कॉपी में देखो उसको। यहाँ पर मैं लिखती हूँ टू मटीरियल इंट्रोड्यूस्ड। कितना इंट्रोड्यूस किया है? 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹6। ठीक है, यूनिट्स आप यहां पर लिख दो डायरेक्ट। 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹6 है तो यहां पर कितना आ जाएगा टोटल खर्चा? 6000। फिर टू एडिशनल मटीरियल टू लेबर, डायरेक्ट लेबर टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। देखो जैसे ढांचा बना रहे हैं ना, आपने पहले ये सारी चीजें लिख कर रख भी दी ऑलरेडी तो भी चल जाएगा। डायरेक्ट अमाउंट पुट करो। फिर एडिशनल मटेरियल क्या है जो ऊपर के बॉक्स में दिया था ना, कितना दिया था वहां पर? 5200। डायरेक्ट लेबर का अमाउंट कितना दिया था? 4000। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स उन्होंने बोला 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब वो हो गया अगेन 4000। ठीक है, ये इतना उन्होंने बोल दिया। ये सारा इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। इधर क्या लिखेंगे? एक तो उन्होंने चीज बोल दी बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो देखते कितना है, और बाय एक और चीज आएगी ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट। ठीक है, चीजें देख लो। एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस 1 का इंफॉर्मेशन देख लेते पूरा। आउटपुट है 950 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस है 5%, स्क्रैप बिकेगा 4 रुपए से। लिख दू ये यहां पर। नॉर्मल लॉस उन्होंने बोला 5% ऑफ 1000 यूनिट्स। ये देखो ये जो 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया है ना, उसका नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 5% ऑफ 1000 कितना होता है? 50 यूनिट्स। और उन्होंने आउटपुट कितना बोला है? 950 यूनिट्स। हो गए क्या 1000? 50 प्लस 950 1000। ठीक है, अमाउंट्स लिख दे। अब उन्होंने बोला स्क्रैप कितने से बिकेगा? स्क्रैप जो है ₹4 से बिकेगा, तो कितना आ गया? 200। और ट्रांसफर करना है तो पहले ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। करो टोटल। टोटल कितना आएगा यहां पर? 6000 प्लस 5000, 200 प्लस 4000 प्लस 4000। डू द टोटल। टोटल आता है इसका 19200। 19200 माइनस 200 यहाँ पर वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 19200 माइनस 200, ये वाला किया माइनस 200 तो आ गया 19000 रुपीज डिवाइडेड बाय 950 यूनिट्स। यहाँ पर पहले लिख दो 19000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है ये। और पर यूनिट प्राइस निकालनी है तो 19000 डिवाइडेड बाय 950 करो। पर यूनिट प्राइस आ गई 20 रुपीज। 20 पर यूनिट। यहां पर भी टोटल लिख दो 19200। ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। कॉपी कर लो। देखो यहाँ पर भी आ गया। अभी मैं पूरा जो कॉपी में आपके जो बुक में सॉल्व किया हुआ है उसमें देखो यहाँ पर भी उनका आंसर आ गया 19000। एक करेक्शन कर लो प्लीज। बुक में यहाँ पर दिया है उन्होंने 5% ऑफ 950। 950 के जगह वहां पर कर लो 1000 यूनिट्स। ठीक है, 950 यूनिट्स तो आउटपुट है। इट इज द आउटपुट नॉट इनपुट। आउटपुट का लॉस कैसा हो सकता है? नॉर्मल लॉस तो किसका होगा? जो यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं। तो 1000 का नॉर्मल लॉस होगा।
ना कि 950 का। गलत है वो वहां पर लिखा हुआ, प्लीज करेक्ट कर लो, वहां पर लिख लो आप 1000 यूनिट्स, बाद में कंफ्यूजन ना हो फिर। ये देखो यहाँ पर भी मैंने ऊपर लिख के रखा है 1000 यूनिट्स का 5%। हमने ऊपर थ्योरी में एक सेंटेंस पढ़ा था, क्या सेंटेंस पढ़ा था? एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट। यहां पर हमने क्या बोला था? ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। ये एकदम इजी है, ये आप एकदम बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपका आंसर आ गया पहले तो अकाउंट्स बना लो, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन लिख लो। टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन, ओवरहेड्स, अमाउंट्स पुट करने का रहता है फिर आपके पास काम। बाकी तो आपके पास ढांचा पूरा बनाया हुआ रहता है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही टाइप के हैं, ठीक है, ऐसा ही आएगा। सिर्फ देखो क्वेश्चन में एक चीज बोल दे सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कभी बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड जो है मटेरियल का जो ओवरहेड्स है दैट इज 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ऐसा जब जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया ना वैसा आपको बोल देंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप जैसे ढांचा बना लोगे तो यहाँ पर आप लिख दो फिर ये इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ओके, अब बनाते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट। देखो सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले लिख लो 2 ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 आया ना 950 यूनिट्स, वो हम ट्रांसफर कर लेंगे वहां से। फिर कुछ दिया है मटेरियल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये क्या है? 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। यहाँ पर ये एक और चीज लिख लेती हूँ, नहीं भी आया तो भी लिख लेती हूँ ढांचे में, बाय नॉर्मल लॉस, ठीक है, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। प्रोसेस 2 से वो कहां जाएगा? प्रोसेस 3 में जाएगा। तो ऐसा मैंने पूरा लिख लिया। पहले तो ऐसा का ऐसा एज इट इज फिगर यहाँ पे लिख लेंगे हम। 950 यूनिट्स और अमाउंट कितना था? 19,000 आया था ना बैलेंसिंग फिगर। अभी डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसा का तैसा कॉपी कर लो यहाँ पर। 3960, 6000, 6000 कर लिया कॉपी। जैसा प्रोसेस 1 में हमने नॉर्मल लॉस वगैरह लिख लिया था वो हम यहाँ पर भी लिखने वाले हैं, बट यहाँ का देखो कुछ यहाँ पर आपको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। पहले तो क्वेश्चन में हम लोग ये देख लेते क्या दिया हुआ है। गो टू क्वेश्चन, वहां पर बोला है नॉर्मल लॉस कितना बोला है? नॉर्मल लॉस होने वाला है 10% और जो आउटपुट है यूनिट्स का वो कितना है? 840 यूनिट्स। एक वर्किंग नोट बनाया है यहाँ पर, देखो वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है ये, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर। 950 यूनिट्स ये क्या था? हमारा इनपुट। 950 यूनिट हमारा था इनपुट। 840 यूनिट्स कितना है हमारा आउटपुट? क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, बोल दिया वहां पर उन्होंने 840 यूनिट्स आउटपुट निकला। इनपुट कितना आया था प्रोसेस 1 से? 950 यूनिट्स। मतलब हमारा जो एक्चुअल नॉर्मल लॉस हुआ वो कितना हुआ? 110 यूनिट्स। 110 यूनिट्स हमारा नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मली लॉस हो गया उतना, ठीक है। ये हमारा ऐसे समझ लो टोटल लॉस हुआ, टोटल लॉस। उसके बाद हमने एस्टिमेट क्या करके रखा था? एस्टिमेटेड उन्होंने बोला है देखो 10% ऑफ 950, मतलब जो इनपुट है ना, अभी इसमें इनपुट क्या है? जो प्रोसेस 1 से आया, कितना यूनिट्स आया? 950 यूनिट्स। उसका 10% कितना होता है? 95 यूनिट्स। मतलब हमने एस्टिमेट करके रखा कि 950 यूनिट्स का लॉस होने वाला है, नॉर्मल लॉस, और टोटल लॉस हो गया कितना? 110। तो यहाँ पर जो 15 यूनिट्स है वो एबनॉर्मल लॉस हो गया।
क्या हो गया 15 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस। कैसे करेंगे फिर इसका ट्रीटमेंट? जो हमारा अकाउंट है यहीं पर एक और चीज ऐड करेंगे, बाय एबनॉर्मल। देखो एबनॉर्मल गेन होता है ना तो उसका वर्किंग डिफरेंट करते हैं, बट यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो गया तो पूरा का पूरा कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस हमने कितना बोला होगा? 10% ऑफ 950, तो कितने यूनिट्स हो गए? 95 यूनिट्स। उसके बाजू के कॉलम में आप देखोगे तो स्क्रैप कितने से बिकेगा? ये 8 रुपए से बिकेगा। तो 95 इंटू 8 कितना हो गया? 760 रुपीज। एबनॉर्मल लॉस कैसा कैलकुलेट करेंगे आप? सबका टोटल करो, देखो करो टोटल। 19,000 प्लस 3960, 6,000 प्लस 6,000, टोटल आ जाएगा यहाँ पर आपका 34,960। एबनॉर्मल गेन नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है। अब जो भी फिगर्स आएगी वो क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, और प्रोसेस को ट्रांसफर कितना किया है यहाँ पर? 840 यूनिट्स। सॉरी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 840 यूनिट्स। अब हमको नॉर्मल लॉस का वर्किंग करना है। वर्किंग नोट एबनॉर्मल लॉस कैसे करेंगे? इधर आ गया 34,960 माइनस क्रेडिट साइड में ऑलरेडी कितना लिख दिया? 760 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स थे यहाँ पर? 950 माइनस नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 95 यूनिट्स का। पर यूनिट निकाल लो यहां से, सॉल्व करोगे यहां पर तो पर यूनिट आ गया ₹40 पर यूनिट। ये है क्या? अगर आप यहां पर भी कर दोगे, अब ये जो 15 यूनिट है ये एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब इतना लॉस हो गया। अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो गया? 40 रुपए का। देखो फिर से लॉजिक बता देती हूँ, 110 एक्चुअल लॉस हो गया, होना कितना चाहिए था? सिर्फ 95 का होना चाहिए था। लॉस ज्यादा हो गया, मतलब हमने अपॉर्चुनिटी लॉस कितने की कर दी? 15 यूनिट्स की। 15 यूनिट्स हो गए एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। अब ये 15 यूनिट्स अगर हमारे एबनॉर्मल लॉस नहीं होते तो हम कितना कमाते इसके ऊपर? 40 रुपए। ये 40 रुपए कमाते। ठीक है, तो इसीलिए इसको करेंगे इंटू 40। करो 15 इंटू 40, दैट कम्स टू ₹600। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। ₹40 पर यूनिट, यहाँ पे कितना आ गया? 33,600। ये वाला जो अमाउंट है आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो। कैसे? करो 34,960 सबका टोटल माइनस ये दोनों फिगर्स, माइनस 760 माइनस 600, यू गेट द बैलेंसिंग फिगर एज 33,600। 33,600 डिवाइडेड बाय 840 करोगे तो आपको आ जाएगी ₹40 पर यूनिट। दूसरा ये वाला फिगर भी डायरेक्टली यहां पर लगा सकते हो। बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करो, ये 40 पर यूनिट लेना है, 40 पर यूनिट ले लो। ये वर्किंग नोट भी हुआ है। ठीक है, ये वर्किंग नोट दोनों का है, एबनॉर्मल लॉस प्लस फिनिश्ड प्रोडक्ट का, ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, दोनों का है ये जो 40 पर यूनिट आया है। मैंने लॉजिक बताया है, एबनॉर्मल लॉस को हम ₹40 जो है पर यूनिट क्यों लगा रहे हैं, इंटू 40 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, अगर ये बच जाता तो ये हमारा हम सेल कर पाते। 95 जो यूनिट्स है वो नॉर्मल लॉस, अगर ये 15 लॉस नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, तो इसको हम क्या करते? सेल करते। मतलब क्या करते? इसको ये प्रोसेस 3 में डालते। सॉरी, सेल नहीं करते, इसको प्रोसेस 3 में डालते। तो हमारा फिर अपॉर्चुनिटी लॉस कितने का हो गया यहाँ पर? 40 रुपए का। वापिस बोल रही हूँ, एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो हम वो प्रोसेस 3 को ट्रांसफर करते, वो वाले गुड्स। सिंस वो एबनॉर्मल लॉस हो गया तो हमने अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया ऑफ अर्निंग ₹40 पर यूनिट। दिस इज हाउ इट इज वर्कड आउट। कॉपी कर लो कॉपी में।
इसके साइड में अगर नोट लिखना है ना, बाद में याद करने के लिए ऐसा अमाउंट क्यों लगाया, एक नोट लिख दो यहाँ पर, नोट रेट अप्लाइड टू एबनॉर्मल लॉस इज ₹40। दैट इज ये वाला जो रेट है हम ये किसको लगा रहे हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट को लगा रहे हैं। बिकॉज ये ऐसा क्यों हमने किया है, क्योंकि वी हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न ₹40 by transferring this units, abnormal loss के जो units है वो to process 3। ठीक है, ये नोट लिख के रखो so that बाद में आप कंफ्यूज ना हो, अरे 40 रुपए क्यों लगाया हमने इसको रेट। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ अपॉर्चुनिटी लॉस। ओके देखो, अब प्रोसेस 2 अकाउंट 950 ऊपर से प्रोसेस 1 से ला लिया, ये सारा गिवन है। नॉर्मल लॉस यहाँ पर फिर से करेक्शन कर लो, देखो यहाँ पर फिर से उन्होंने बोला 840 यूनिट्स, 10% ऑफ 840। अरे 840 कैसे हो सकता है यार, 840 इज आउटपुट, ये देखो आउटपुट है 840, आउटपुट का कैसे नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस होता है इनपुट का, इनपुट इज 950 यूनिट्स। तो यहाँ पर करेक्शन करो और लिखो 950 यूनिट्स। अभी कर लो कॉपी में बुक में दोनों जगह करो। और देखो यहाँ पर भी सेम चीज आ गई 33,600। बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो या 40 रुपीज जो हमने वर्किंग नोट बनाया है, ये वाला वर्किंग नोट, ये जो 40 पर यूनिट आया है, 40 इंटू 840 करके ये अमाउंट निकालो, या बैलेंसिंग फिगर से भी निकालोगे तो आएगा ये। और ये 15 इंटू 40 किया है, 600 आया। नोट लिखा है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखो। आई होप आपने कॉपी में लिख दिया है, ठीक है, जो अभी हमने नोट लिखा वहां पर ऑरेंज कलर पेन से। नेक्स्ट प्रोसेस 3 अकाउंट, ये देखो 840 यूनिट्स ये जो है ना, ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, ये यहां से प्रोसेस 3 में आ गए, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 अकाउंट। ठीक है, ये देखो अब ये अकाउंट हम यही कर ले डायरेक्टली। ये देखो डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया, लेबर लिख दिया, ओवरहेड्स लिख दिया। ठीक है, नहीं मैं सॉल्व भी करती हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर फिर से एबनॉर्मल गेन आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्लीज स्टार मार्क कर दो 25 नंबर के क्वेश्चन को। इसमें एक तो पूरा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 को सॉल्व किया, प्लस इसमें सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। और इसके लॉजिक भी हमको यहाँ पर पता चल रहे हैं, जैसे मैंने नोट लिख दिया ऊपर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार वापस क्वेश्चन नंबर 1 को देखना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया ना, सिर्फ प्रोसेस 2 अकाउंट बनाया, उसमें भी नॉर्मल गेन आया। तो एक बार वापस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको एक बार देखना या सॉल्व करना खुद से, दैट इज होमवर्क फॉर यू। एक और बार उसको सॉल्व करके देखना। अभी जो ये क्वेश्चन से सारे लॉजिक्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, और सारे जो भी फंडा है कि ऐसा रेट क्यों अप्लाई किया है, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होते जाएगी और क्वेश्चन नंबर 1 और भी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर सॉल्विंग हियर प्रोसेस 3 अकाउंट। प्रोसेस 3 अकाउंट में मैं सब कुछ फिर से लिख ले रही हूँ। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 3 मैंने ऑलरेडी लिख लिया, टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिर से 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, यहाँ पर सारा क्वेश्चन से देखकर लिखो 5924, कोई लॉजिक नहीं लगना है यहाँ पर। ठीक है, फटाफट अमाउंट्स डाल दो। जब भी आंसर एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो या फिर आप घर पे सॉल्व कर रहे हो, तो पहले प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 अकाउंट बना दो। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है वो आप डेबिट साइड में लिख ही सकते हो। ठीक है,
ये अमाउंट्स ऐसे, ये सिर्फ ये डाल के रख दो, भले आपको ये फिगर्स नहीं पता तो ये लिख के रख दो ट्रांसफर, क्योंकि अमाउंट तो आने वाली है वहां पर, तो लिख के रख दो। ठीक है, यहां पर आएगा बाय नॉर्मल लॉस। देखो नॉर्मल लॉस हमेशा रहने वाला है हर प्रोसेस में, बाय डिफॉल्ट रहने वाला है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या हो सकती है, एक तो एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, एबनॉर्मल गेन हो सकता, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ दो, ऊपर क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस हुआ तो यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ लिख देना। तो थोड़ा सा नीचे आप लिख सकते हो यहाँ पर बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। अब प्रोसेस 3 से जाकर कोई प्रोसेस 4 नहीं है, डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको लिख देना। यहाँ पर ये भी लिख दो, क्वेश्चन में ये अमाउंट दिया हुआ है 750 यूनिट्स जो है वो फिनिश्ड यूनिट्स है। अभी देखो यहाँ पर एक कैलकुलेशन करो आप, और नॉर्मल लॉस उन्होंने कितना बोला है 840 यूनिट्स इंटू कितना परसेंट बोला है नॉर्मल लॉस 15%, तो कितना हो गया नॉर्मल लॉस 126 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करो आप, अगर आपको समझो ऐसा होता है कि अरे अब लॉजिक कैसे लगाए, लॉजिक भी मैं बता देती हूँ, पहले लॉजिक बताती हूँ। ठीक है, लॉजिक देखो, इनपुट कितना था प्रोसेस 3 में 840 यूनिट्स, आउटपुट कितना हुआ 750 यूनिट्स, 90 यूनिट्स का एक्चुअल लॉस हो गया, 90 यूनिट्स का एक्चुअल लॉस हो गया, और उन्होंने एस्टिमेट करके रखा था 126 यूनिट्स लॉस होने वाले। देखो यहाँ पर लिख दिया हमने 840 यूनिट्स इंटू 15%, ये नॉर्मल लॉस होने वाला है। ठीक है, 126 यूनिट होने वाले, 126 यूनिट नॉर्मल लॉस होने वाला था, हो गया सिर्फ 90, मतलब ये जो 36 यूनिट्स है ये एबनॉर्मल गेन हो गया। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, सेम वैसा लॉजिक लगाओ यहाँ पर। ठीक है, ये फिर से मैं ऐसा, ये लॉजिक है उसका। ठीक है, अब दूसरा आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, दूसरा मेथोडोलॉजी। अब ये यूनिट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर पहले टोटल लिख लो, टोटल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 876, यहाँ पर भी टोटल लिख लेती हूँ 876। ठीक है, माइनस करो, अब यहाँ पे आपको दिखता है 876, यहाँ पर 840, मतलब यहाँ पर कुछ तो बैलेंसिंग फिगर एक आना है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कुछ तो आएगा, वो बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा, टू एबनॉर्मल गेन। एग्जाम में अगर लॉजिक वाइज नहीं जा सकते हो तो ऐसे वाइज चले जाओ, 876 माइनस 840, यहां पर आ गया 36 यूनिट्स जो है वो आपके एबनॉर्मल गेन है। लॉजिक वाइज मैंने समझा दिया, लॉजिक वाइज नहीं जा सकते तो प्लीज बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकाल लो। एबनॉर्मल लॉस आप यहां लिखते हो, नॉर्मल गेन आप यहां लिखोगे डेबिट में। ओके, अब ये आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये भी लिख दो, ये स्क्रैप कितने से होने वाला है, स्क्रैप कितने से होने वाला है 10 रुपए से, तो यहाँ पर मैं एक अमाउंट लिख देती हूँ, कितना आएगा फिर 1260। ठीक है, अभी एक वर्किंग नोट बनाना है यहाँ पर आपको। कैसे बनाओगे वर्किंग नोट, सबका टोटल करो यहाँ पर 33,600 प्लस 5924, 8000 प्लस 8000, कितना आ गया टोटल 55524। ठीक है, ये डेबिट का टोटल। क्रेडिट में क्या लिखा हमने 1260, माइनस करो 1260 डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया टोटल कॉस्ट, नेट कॉस्ट। कितने यूनिट्स का है ये 840 यूनिट्स माइनस 126 यूनिट्स, कितना आ गया पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट आ गया ₹76। फिनिश स्टॉक जो है वो ₹76 से सेल होने वाला है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर लिख दो 750 इंटू 76, 57,000। और एबनॉर्मल गेन कितना हो गया आपका, एबनॉर्मल गेन कितना हो गया, हमने यहाँ पर क्या बोला, ये जो 36 यूनिट्स है ये स्क्रैप होने वाले थे, पहले स्क्रैप हुए क्या, नहीं, ये क्या एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया, मतलब अपना एबनॉर्मल गेन हो गया, अपन इसको सेल कर सकते।
76 रुपीज में। देखो फिर से मैं बोलती हूँ, एबनॉर्मल लॉस हुआ तब हमने क्या बोला कि अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो उतना हम क्या कर सकते थे, प्रोसेस 3 में ट्रांसफर कर सकते थे। इसलिए हमने वहां पर कौन सा रेट लिया, जो फिनिश प्रोडक्ट को रेट लगाया। हमने क्या बोला था, यहाँ पर हमको लॉस कितना होने वाला है, 126। 126 नहीं हुआ, 90 लॉस हुआ। 36 यूनिट जो लॉस होने वाले थे वो लॉस नहीं हुए, वो क्या हो गया, हमको फिनिश प्रोडक्ट बन गया, उनका फिनिश प्रोडक्ट बन गया। और वो हम सेल कर पा रहे हैं मार्केट में। कितने रुपीस से सेल कर पा रहे हैं उसको मार्केट में, 76 रुपीज से। तो ये जो है ये हमारा एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन है। लिख दो यहाँ पर 36 यूनिट्स इंटू 76, 2736, 58 260, 58 260। इसको बैलेंसिंग फिगर से भी आप निकाल सकते हो। एब्नॉर्मल गेन आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो। कैसे करो, 1260 प्लस 57,000, ये वाला जो अमाउंट आया, माइनस ये सारी कॉस्ट को माइनस करो, माइनस ये सारी कॉस्ट को माइनस करो, आपको ये मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बट ये करने से बेटर है आप लॉजिक वाइज जाओ, ठीक है। गो लॉजिक वाइज। अगेन आई एम रिपीटिंग, 36 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गए। नॉर्मल लॉस जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो गए ये, तो वो हम लोग बेच पा रहे हैं मार्केट में एज अ फिनिश्ड गुड। और वो हमको कितना पैसा दे रहा है, 76 रुपीज पर यूनिट दे रहा है, ठीक है। तो वो आंसर आ गया कितना, 2736। और अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो जैसे ऊपर वाले प्रोसेस में हमको एबनॉर्मल लॉस हो गया, मतलब वी हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न ₹40 बाय सेलिंग इट इन द मार्केट, इसीलिए वो हमारा हो गया एबनॉर्मल लॉस 40 रुपए का 15 यूनिट्स पर। यहाँ पर एक और नोट लिख देते हैं, ठीक है। नोट मैं लिख रही हूं, आप भी लिखो, एबनॉर्मल गेन यूनिट्स एस्टिमेटेड टू स्क्रैपवेयर कितने थे, 126, बट एक्चुअल scrapped units are only कितने, 90 units, 90 units। Therefore 36 units are extra produced as finished goods and we are able to sell the same in market at the rate of rupees, कितने रुपए में बेच पा रहे हैं, ₹76। Therefore एबनॉर्मल गेन का अमाउंट आ जाएगा 36 यूनिट्स इंटू 76 पर यूनिट, दैट इज कितना, 2736 रुपीज। यह है नोट, लिखना है आई विल जूम।
Question number 26 is homework. Solve this question. This is similar to question 25. बस इसमें एक सेंटेंस एक्स्ट्रा का दिया है, ये जो बोला है ना इन्होंने, फाइनल प्रोडक्ट वॉज सोल्ड एट ₹10 per unit, fetching a profit of 20% on sales. Find out the percentage of wastage in process C. ठीक है, ये कुछ नया है, एक बार ट्राई करके देखो. इफ यू कैन सॉल्व दिस, प्रोसेस ए प्रोसेस बी इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सॉल्व्ड इन क्वेश्चन नंबर 25. ठीक है, वो सेम है, बट जो सिर्फ सी है, प्रोसेस सी है, वहां पर आपको ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. आई होप ये आप सॉल्व कर पाओगे. मतलब ये वर्किंग नोट दिया है ना, तो आपको समझ में आएगा हाउ इट इज सॉल्व. इफ नॉट, टुमारो आई विल बी फर्स्ट सॉल्विंग दिस. ये मैं सॉल्व कर दूंगी कल, अगर ऐसा हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, बट ट्राई टू सॉल्व दिस सिंस इसमें वर्किंग नोट दिया है. बाकी कोई भी क्वेश्चन में इन लोगों ने वर्किंग नोट नहीं दिया है. ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है जहां पर वर्किंग नोट बनाया है मॉड्यूल में. ठीक है, तो दिस इज अंडरस्टैंडेबल, और ये सिर्फ प्रोसेस सी के लिए है. प्रोसेस ए एंड बी आर सिमिलर टू व्हाट इज सॉल्व्ड इन क्वेश्चन नंबर 25. सो दिस इज होमवर्क. अगर मैं कोई चीज को बोलती हूँ कि एज अ होमवर्क आप उसको सॉल्व करो, तो आपको उसको कंपल्सरीली सॉल्व करना है इफ यू वांट टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. ठीक है, पास होना है तो प्लीज होमवर्क को आप ऐसे मत उड़ा देना. आपको उसको सॉल्व करना है घर पे जाके, और अगर तुरंत सॉल्व कर लोगे, लेक्चर के बाद तुरंत बैठ के सॉल्व कर लोगे एज अ होमवर्क कोई क्वेश्चन दिया है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. खुद से की हुई कोई चीज ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होती है. नोट्स मैंने बना दिए हैं जगह जगह पर, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि लिखवा देना चाहिए. तो आपको जब कोई डाउट हो तो वहां पे जाके आपको नोट देखना है. जैसे कौन सा नोट आपको देखना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन. ठीक है, उसका वैल्यूएशन ऐसा क्यों आया. ठीक है, नोट लिखवा दिया है, प्लीज लुक एट द नोट्स इफ इन डाउट. क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क. प्रोसेस कॉस्टिंग में दो टाइप के प्रॉब्लम्स डिस्कस होते हैं. एक तो जो अभी इस टाइप के प्रॉब्लम हमने जो अभी कंप्लीट किए, प्रोसेस 1 2 3, पूरे अकाउंट्स बनाओ, सारा खर्चा लिखो, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, फिर उसके बाद में एबनॉर्मल गेन, ये सब कुछ निकालो, और लास्ट में आपका फिनिश गुड्स जो भी आएगा वो प्रोसेस 3 में आएगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल आएगा, फिर यहाँ से ये 1 से आएगा, और यहाँ से ये 2 में आएगा, और यहाँ पे फिनिश गुड्स बनेगा. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. दूसरा आएगा, एक टाइप का क्वेश्चन होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किस चीज का, WIP. WIP का फुल फॉर्म इज वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस. और WIP कहां पर बनता है, फैक्ट्री में. ठीक है, देखो ऐसा होता है ना कुछ कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आया, बाकी सारे खर्चे हुए, ओपनिंग WIP को हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग WIP को हम लेस करते हैं, और जो फिर यहां पर फिगर आएगी ये क्या आएगी, फिनिश गुड्स, है ना, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड. फिर आगे के लेवल में कॉस्ट शीट में हमने देखा था, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बट यहाँ पे क्या आया, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड. इतने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो गए, और ये जाएंगे अभी ऑफिस में, गोडाउन में जाएंगे, ऑफिस के गोडाउन में जाएंगे सेल होने के लिए. फेयर इनफ. ओके, अभी WIP से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है वो देखो. एक इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ओपनिंग WIP. ओपनिंग WIP मतलब पिछले मंथ का, मंथ वाइज ले लेते हैं हम. ठीक है, ये समझो ये फरवरी का है, फरवरी का क्लोजिंग WIP मतलब मार्च का ओपनिंग WIP. ये एग्री करते हो आप मुझसे? प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वेरी केयरफुली. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन ज्यादा मार्क के लिए एग्जाम में आता है. ओके, ये फेब का जो क्लोजिंग WIP है वो मार्च का ओपनिंग WIP है. हम इसको WIP क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है. मतलब यहां पर कुछ काम हो चुका है,
सम वर्क इज ऑलरेडी डन। ठीक है, कुछ काम इस पे ऑलरेडी हो चुका है। ये ओपनिंग WIP इसलिए बन गया क्योंकि कुछ काम इस पे होना बाकी है। सम वर्क इज इनकम्प्लीट, सम वर्क इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट हो जाता तो वो तो फिनिश प्रोडक्ट बन जाता ना, उसको तो हम फिर गोडाउन में भेज देते थे, ऑफिस के गोडाउन में भेज देते थे। बट सिंस उस पे कुछ काम बाकी है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, WIP। ठीक है, उस पे कुछ काम होना बाकी है इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज बोले तो कितना काम हो गया, कितना काम WIP बोल रहे हो। फिर ये लोग क्या करते हैं ना, एस्टिमेट करते कितना काम हो गया, 70% हो गया, 60% हो गया, 50% हो गया, कितना काम हो गया। ठीक है, अगर 70% हो गया है तो जब ये ओपनिंग WIP होगा तो अब ये मार्च के महीने में बचा हुआ काम पूरा होगा। 30% यहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ पे 40% कंप्लीट होगा, यहाँ पे 50% कंप्लीट होगा। ठीक है, और कंप्लीशन ये WIP जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो हमने 3 चीजें डिस्कस करी है। हमको क्या लगता है, मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड्स लगता है। ठीक है, ये तीनों ही चीजें हमको लगती है और ये इसको क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट। फैक्ट्री में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, कौन से, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। देखो एक और एक लॉजिक, जब भी कोई जो रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल पूरा कंज्यूम होने वाला है। रॉ मटेरियल ऐसा होगा कि अरे थोड़ा सा यूज कर लो, अब बाद में यूज करेंगे बचा हुआ, जब ये अगले मंथ में जाएगा ना थोड़ा सा बाद में यूज कर लेंगे। देखो कॉटन से थ्रेड बन रहा है, रॉ मटेरियल पूरा ही यूज होगा ना थ्रेड बनने में। ऐसा है क्या कि चलो ठीक है कॉटन में का कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ले लेते हैं, बचा हुआ हम अगले मंथ में देखेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। थ्रेड बनने में पूरा कॉटन यूज होता है, मतलब रॉ मटेरियल यूज होता है। तो रॉ मटेरियल ना कभी भी 100% यूज होता है। हम लोग यहाँ पर एक सेग्रीगेशन बना लेते हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग एक सेग्रीगेशन बना लेते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल हमेशा 100% यूज हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल हमेशा 100% यूज हो जाएगा। ओपनिंग जो है ना, ये ओपनिंग WIP का, ये जो क्लोजिंग का हम लोग इस बार ओपनिंग में खींच रहे हैं, तो ये क्लोजिंग में लास्ट टाइम ही पूरा 100% मटेरियल यूज हो गया। और सपोज लास्ट टाइम ना लेबर यूज हो गया 60%, ओवरहेड्स भी यूज हो गए 60%। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम परसेंटेज होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस बोथ आर सेम परसेंटेज, लेबर एंड ओवरहेड्स ऐसा दिया रहेगा कॉम्बिनेशन, 50-50%, 40-40%, 60-60% ऐसा। ठीक है, अब जब ये नेक्स्ट टाइम ओपनिंग WIP बन रहा है, ये WIP क्यों बन रहा है, देखो यहाँ पे कुछ काम होना बाकी है, इस प्रोसेसिंग बाकी है कुछ तो इस पे। तो जब ये इधर आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल लगेगा कि यहाँ पे, नहीं, नील। तो ये 100% कंज्यूम हो चुका है ऊपर, अब लगेगा क्या, कुछ नहीं। लेबर लगेगा क्या, हाँ 40% लेबर यूज होगा यहाँ पे, 40% ओवरहेड्स यूज होंगे यहाँ पे। मतलब देखो फरवरी का वर्किंग हो चुका है, फरवरी के लिए वर्किंग इज डन। हम लोग किस चीज के लिए बॉदर्ड है अभी, मार्च के लिए, वर्क टू बी डन। ठीक है, वर्क टू बी डन। अब मार्च में मटेरियल कुछ कंज्यूम नहीं होने वाला है, लेबर इतना कंज्यूम होने वाला है, ओवरहेड्स इतना कंज्यूम होने वाला है। तो ओपनिंग में हम ऐसा वाला लॉजिक अपनाएंगे। ठीक है, देखो एक बार इसको समराइजली अगेन बोल देती हूँ। जो फेब का क्लोजिंग WIP है, फेब का जो क्लोजिंग WIP है उसका अकाउंटिंग फरवरी मंथ में हो चुका है। ठीक है, अकाउंटिंग इज डन इन फरवरी। जो अभी बचा हुआ काम है, ये जो 40% काम बचा हुआ है, इसका अकाउंटिंग अभी मार्च में होगा। मार्च का जब मंथ एंड आ जाएगा तो बोलेंगे अरे क्लोजिंग WIP कितना बचा है, चलो अकाउंटेंट साहब निकालो, देखेंगे फैक्ट्री में कितना बचा है WIP में। अरे देखो ये जो मशीनरी है इसमें कितना जो गुड्स है वो कितना है। फिर वो जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो जाकर देखेगा, बोलेगा सर 50-50% जो लेबर ओवरहेड्स है वो यूज हो गया, 100% मटीरियल हो गया। देन द बॉस सेज ओके
डू द अकाउंटिंग देन 50-50%। अकाउंटेंट बोलेगा नहीं नहीं सर देखेंगे 100% होने के बाद। बोलेंगे नहीं नहीं मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं सीए में पास कर चुका हूं, मुझे पता है कि 50-50% का जो अकाउंटिंग है वो आपको मार्च में ही एक्सपेंस ट्रीट करना पड़ेगा। और वो अकाउंटेंट फिर बोल देगा ना सर फिर बाकी 50% का काम जब होगा उसका तब देख लेंगे। तो उसका काम जब अप्रैल में हो रहा है तो 50% का अप्रैल में एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में वो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ट्रीट होगा ना। ये देखो अप्रैल ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी इस बेसिस पर हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले। ये टाइप 2 वाले क्वेश्चंस है। हमने बोला ना ये देखो टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में आएंगे प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 सारा एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन उसका ट्रीटमेंट हो गया। अभी यहाँ पर टाइप 2 वाले क्वेश्चन ऐसे वाले आते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना पड़ता है। ठीक है, और चीज एक और चीज यहाँ पर यूज होती है लीफो फीफो मेथड, है ना। मोस्टली फीफो यूज होती है, लीफो नहीं, सॉरी लीफो तो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस भी नहीं किया है। एवरेज मेथड यूज होगी या फीफो मेथड यूज होगी, मोस्टली फीफो मेथड यूज होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने आपको सेपरेटली कुछ बोला नहीं है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है तो यूज फीफो मेथड। फीफो मेथड में क्या होता है कि देखो ओपनिंग या जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है मटेरियल, ठीक है, तो पहले ओपनिंग का जाएगा उसके बाद जो इंट्रोड्यूस किया है उसका यूज करेंगे। ठीक है, अभी वो जो क्वेश्चन सॉल्व करते करते जब हम, है ना, आंसर आएगा हमारा तभी ये चीज समझ में आएगी। अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी तो यू विल से कि मैम नहीं समझ में आ रहा है ऐसा, तो ये चीज तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट था ये बताना, क्योंकि देखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का ट्रीटमेंट अलग होता है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का ट्रीटमेंट अलग होता है। फिर उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा परसेंट कब अप्लाई करना है। ठीक है, इसीलिए ये चेन बताया है। ओके क्वेश्चन नंबर 28 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 27 बाद में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पहले सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आज सॉल्व नहीं कर रहे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बस समझ रहे हैं एक बार। देखो जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। सारी चीजें डिस्कस की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2-3 स्टार एक्स्ट्रा कर दो। ऐसा क्वेश्चन आया तो एग्जाम में सबसे पहले ऐसे पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बात खत्म, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ गया, आगे बढ़ो। ठीक है, सब कुछ इसमें डिस्कस किया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोसेस अकाउंट भी बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे दी है, ये मैं इरेज ही कर देती हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितना दिया है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। ठीक है, मटेरियल दे दिया। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीट कितना होकर आया है 100% पूरा रॉ मटेरियल, और लेबर कितना 40% लेबर 40% ओवरहेड्स। कंप्लीट करके जितना आया है इसका एक्सपेंस, इन दोनों का एक्सपेंस ऑलरेडी प्रीवियस मंथ में हो चुका। अब एक्सपेंस जो हमको वर्कआउट करना है वो किस चीज का करना है, ये 60% का माइनस करके पहले ही लिख देना क्वेश्चन के वहां पर 40 माइनस 100 60% का एक्सपेंस का वर्किंग जो है अभी आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, कितने नए यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए 1050 यूनिट्स। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है, इतने बन गए आपके फिनिश प्रोडक्ट्स। एक सेंटेंस को याद करो फिर से,
फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर अनदर प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का जो भी ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बोल रहा है, तो इस प्रोसेस का तो ये फिनिश प्रोडक्ट ही है, तो इसलिए मैंने लिख दिया फिनिश प्रोडक्ट। ये बनकर जाएगा अगले प्रोसेस में। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना बच गया, 150 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उस पर कितना काम हो गया, अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंटेंट साहब देखो कितना काम हो गया। सर बोले मटेरियल 100 हो गया, लेबर ओवरहेड्स पर 70% का काम हो चुका है। तो बोले ओके चलो ठीक है, इसका अकाउंटिंग कर लो, अभी कर लो। सर बोले 100% होने के बाद देखेंगे ना, अभी नहीं करते, 30% होने दो फिर करेंगे। बोले नहीं नहीं, 30% अगले महीने में जब होगा काम, तब का तब एक्सपेंस करेंगे, अभी इसका अकाउंटिंग करो। ठीक है, अभी इसका अकाउंटिंग करो। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो यूज करेंगे, और ओपनिंग का जो गिवन है वो यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, जो अभी काम होना है इस मंथ में, जिस परसेंट पर काम होना है वो यूज करेंगे। ठीक है, फर्क समझो। ओके, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अदर इंफॉर्मेशन दी है ना, फिर उसका जो यूसेज है जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तब समझ में आता जाएगा। ये गलत नहीं है, ठीक है, नहीं तो समझोगे काट दिया, काट नहीं दिया। ये इंफॉर्मेशन हमको यूज नहीं करना है, हमको यूज क्या करना है, ये वाली इंफॉर्मेशन जो काम अभी होना है। और क्लोजिंग स्टॉक पे इतना काम हो गया, और ये अगले महीने जाकर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग जब WIP जो बनेगा उस पर जो अभी बचा हुआ खर्चा होगा, मतलब 100% मटेरियल हो चुका, इसका काम नहीं है, इसका नील। और लेबर ओवरहेड्स पे कितना काम होगा, फिर 30%। तो अगले महीने में ये 30% यूज करेंगे, जैसा यहाँ पर ये 60% यूज हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। मैं इतना मतलब स्ट्रेस दे देकर बोल रही हूँ, यू नो, तो आप अंडरस्टैंड करो इसको। ये ऐसा ही है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज इजी। बार बार क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे तो आपको इस पर और ज्यादा होल्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस इज मस्ट। देखो, कोई भी चीज सीखता है ना, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट डे आपको कुछ नहीं आते रहता है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मे बी अभी समझ में ना आए, बट अगर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे आज का ही वीडियो में देख लो, क्वेश्चन नंबर 1, उसको टाइम लगा है ना, अब नॉर्मल गेन क्या है ये एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, बट क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम आए तो हमको इजीली समझ में आ गया। ठीक है, आपको भी और मुझे भी, कि इसका वर्किंग किस तरीके से करना है। मुझे क्या क्या समझ में आया मैं बताऊं आपको। पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बहुत ऐसा सोचा कि कैसे एक्सप्लेन करूं। जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आई ना, तो मुझे एक आइडिया आ गया, अरे इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू नो, दैट इज लर्निंग इफेक्ट। तो आपके लिए लर्निंग इफेक्ट क्या होगा कि पहले सॉल्व कर लो एक बार पढ़ते पढ़ते, उसके बाद होमवर्क सॉल्व करो। होमवर्क सॉल्व करने के बाद एक बारी जब भी 2-3 दिन बाद आपका जब भी मूड हो, किताब खोलो, देखो कुछ नोट्स लिखे हैं क्या, और कहीं पे कोई डाउट आता है तो आपको उसको रेड मार्क करके रखना है। ठीक है, और जितने ज्यादा बार आप इसको सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा बार ये आपके लिए इजी होता जाएगा सॉल्व करना। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग कल इसका आंसर सॉल्व करेंगे। कल फिर से क्वेश्चन को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, आंसर भी सॉल्व करेंगे। होमवर्क आपके लिए इस क्वेश्चन में ये है कि एक बार आपको ये जो है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस वे। इसमें बहुत ही अजीब तरीके से प्रेजेंट किया है। ये देखो, ये फिर आउटपुट, फिर ये माइनस कर दिया, ये क्यों ऐसा माइनस किया है, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ के देखो, इफ यू स्टडी दिस वंस, तो आपको डाउट आ जाएगा ना, मैम ये 200 कहां से आया, फिर मैम ये इन्होंने ये कैसे कैलकुलेट कैसे किया है, ये ऐसे मैच कैसे हो गया, फिर ये अमाउंट्स, ये जो यूनिट्स आ गए इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद में इन्होंने ये अलग अलग से क्यों कैलकुलेट किया है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ इसको। ठीक है, आई एम गोइंग टू डू डिफरेंट प्रेजेंटेशन, कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन रहेगा वो। ठीक है, इट वुड बी दिस वे। ठीक है, आप अभी मत देखो, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, बट एक बार बस ये प्रेजेंटेशन को देखकर कोशिश करो समझ में आता है क्या, क्योंकि कल फिर और इजी रहेगा। कुछ डाउट रहा तो उसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ओके, आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी नाइसली अंडरस्टूड। कुछ नहीं अंडरस्टैंड हुआ है तो आपके पास कमेंट सेक्शन होगा, इसमें आपको कमेंट करके बोलना है कि मैम ये नहीं समझा, तो फिर उसको वापस से डिस्कस करेंगे। ओके, till I upload the very next video, you take care of yourself and bye bye guys.